बच्चे जुड़े हैं कुछ? जी, सभी साथियों को नमस्कार। हाँ, इतना समय लग रहा है। अच्छा, शिवम जी आ गए, ठीक है, पहला दिन था, देख रहे थे, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। संजय जी गुड आफ्टरनून। विवेक यादव जी, नवीन कुमार जी, बहुत अच्छे साथियों, सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे जी, राधे राधे। रूबी, दिनेश वर्मा जी, बहुत अच्छे। अच्छा, सभी साथी, नेहा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप सब बढ़िया हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं बेटा, बहुत अच्छे। सब बच्चों की दुआएं साथ रहती हैं तो भी अच्छे नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे, बिल्कुल। लक्ष्य यादव जी बहुत अच्छे, कविता कुमारी, नवीन कुमार, विवेक यादव जी, विवेक यादव बहुत अच्छे। चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज ये पहली क्लास है आप सब लोगों की, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं हिंदी की तरफ और हिंदी के पाठ्यक्रम की तरफ। बात करते हैं आज आपका पाठ्यक्रम क्या होगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि किसी भी विषय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें उसका क्या जाननी होती है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। किसी भी एग्जाम में जाने के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि उसका पाठ्यक्रम क्या है। जब तक हम किसी पाठ्यक्रम को नहीं समझते हैं तब तक हम विषय को समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज आप सभी को मालूम है कि आपको जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है भाई आपका पाठ्यक्रम? कौन लेकर आ रहा है आपके बीच में आज? जी, बहुत अच्छे। आपके पाठ्यक्रम को लेकर आ रहे हैं कौन? आपके प्रिय कौन? दिनेश सर, जानते हैं सभी? अरे वाह, चलिए खुश रहो भैया, खुश रहो। कैलाश जी खुश रहो। अर्चना जी नमस्कार, नमस्कार। शिवम जी प्रणाम, खुश रहो भैया। और सभी कैसे हैं? सभी सकुशल हैं? बिल्कुल, ईश्वर से प्रार्थना है मेरी, मेरे सभी साथी क्या रहे होंगे, सकुशल रहे होंगे। बात करते हैं हम आज आपके पाठ्यक्रम की। क्या बात करते हैं? आपके पाठ्यक्रम की। अब बात करते हैं आपका पाठ्यक्रम। देखिए, सबसे पहले हम जब भी किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी भूमिका आनी चाहिए। ये जो आपके फर्स्ट डे होता है, ये जो पहला दिन होता है, ये मान लीजिए आपका वेश है। जो इस चीज को क्लियर नहीं कर पाएगा निश्चित रूप से उसे दिक्कत आएगी। अरे इमाम जी धन्यवाद, ऐसा कुछ नहीं। अरे भैया ये तो बहुत, मैं कोई शानान नहीं हूं भैया, ये तो सब आप लोगों का प्यार है। राम राम जी, राम राम, बहुत अच्छे, राम राम। अरे गौरव सिंह मस्त, बहुत अच्छे। प्रवीण पांडे जी नमस्कार जी, नमस्कार। अरे भाई पांडे जी, बड़े दिनों के बाद चलिए सामने हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए शिवम सर बहुत अच्छे। दीपिका शर्मा जी, चलिए चलिए, मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा। साथियों, बात करते हैं आपके टॉपिकों की, क्योंकि मुझे मालूम है आप सबका प्यार मेरे साथ रहता है हमेशा। देखिए, तो बात करते हैं सबसे पहले, एक दिन में आपको पूरी हिंदी में पहले क्या करूंगा? कंप्लीट कराऊंगा।
कंप्लीट का मतलब समझते हैं, क्योंकि आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। कोई विज्ञान वर्ग से छात्र आए है, कोई कला वर्ग से छात्र आए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये होगी कि आखिर हिंदी में आता क्या क्या है। कुछ कुछ मेरे साथी पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन जो मेरा पैटर्न रहा है, मेरे पुराने छात्रों को सभी मालूम है, मेरा जो पैटर्न रहा है वो पैटर्न ये है कि सबसे पहले एक एक चीज को पॉइंट आउट किया जाए, एक एक चीज को क्लियर किया जाए, जिससे सारी चीज आपके क्या है माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए। जब एक बार हम किसी चीज को सेट कर लेंगे माइंड में, तो जब मैं इसको पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, तो आपको ये लगेगा ये सारी चीजें क्या है हमारी। बहुत अच्छा नेहा जी, नमस्कार जी, नमस्कार सतीश जी, बहुत अच्छा, अंकित कुमार जी नमस्कार, भी आशीष जी बहुत अच्छे, नवीन कुमार जी बहुत अच्छे, आशीष जी नमस्कार, विकास जी नमस्कार, आशीष कुमार जी नमस्कार। सभी साथियों को बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी जोड़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, कि पाठ्यक्रम है क्या, और पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, और किस चीज का विच्छेदन किस प्रकार से होता है। ये सारी चीजों पर आज के हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम में सबसे पहली जो चीज आएगी वो क्या आएगी, भाषा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है आपका, भाषा। मैं बात करता हूं कि भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं, भाषा क्या है साथियों, बताइए भाषा है क्या, बता सकते हैं भाषा क्या है, बताइए। हाँ, हिमांशु राठौर जी, दीपक कुमार जी, आशीष कुमार जी, बताइए भाषा किसे कहते हैं, क्या है भाषा, क्या समझते हैं आप भाषा के बारे में, बताइए। मैं आपके इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। कहते किसे है भाषा। गुड आफ्टरनून मानवी जी, मानवी वर्मा जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। शशि कुमारी जी नमस्कार, नमस्कार जी। प्रियांशी जी नमस्कार, बहुत अच्छा। अमित कुमार जी गुड आफ्टरनून जी। अब समझ लें किसे कहते हैं भाषा। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले किसकी, भाषा की। भाषा क्या है, तो भाषा है क्या। हाँ, मेन चीज क्या होती है कि भाषा के बारे में आपको मालूम होगा कि भाषा है क्या। भाषा क्या है, तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है, अमूमन हम समझ लेते हैं सामान्य बातचीत में, अगर मैं बताऊं आपको तो भाषा क्या है, भावों को व्यक्त करने का माध्यम। भाषा क्या है, भावों या विचारों को व्यक्त करना। बहुत अच्छे अर्चना जी, भावों या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है, भाषा है। जितेंद्र जी नमस्कार जी, नमस्कार। पल्लवी जी नमस्कार, बहुत अच्छे। अपने भावों को विचार करने का जो माध्यम है। अब विचार आते कैसे, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले ये एक स्टेप में नहीं चलती है भाषा। सबसे पहले जो फर्स्ट व्यक्ति होता है, पहला स्टेज ही क्या है, सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है, यदि कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है और सपोज मानते हैं ये कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के मन में सबसे पहले जो बात आएगी वो क्या आएगी, कोई विचार उत्पन्न होंगे, किसी चीज को लेकर के क्या होंगे, कोई विचार उत्पन्न होंगे। और जब विचार उत्पन्न होंगे तो ये इस व्यक्ति के विचार उत्पन्न होने के उपरांत इसके लिए बिंब बनते हैं। क्या बनते हैं, बिंब बनते हैं। और बिंब बनेंगे तो बिंब के लिए वो क्या करेगा, शब्द चित्र ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, शब्द चित्र ढूंढेगा कि इस जो बिंब बन रहे हैं, जो मेरे मन में विचार आए उसके लिए जो बिंब बने, उसके लिए जो शब्द चित्र होता है, फिर उसके लिए शब्द जब ये क्लियर कर लेता है तो ये दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है उन शब्द बिंबों को। तो जो एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक जो भावों का आदान प्रदान हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी समझ में आया, भावों या विचारों को जो व्यक्त करने का माध्यम है वो क्या है, भाषा है। अब बात ये आती है कि हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त कितने आधार पर कर सकते हैं। तो साथियों, भावों या विचारों को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं,
तीन प्रकार से। कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तीन प्रकार से। बता सकते हैं कौन कौन से? वो भावों या विचारों को व्यक्त करने के जो माध्यम हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से विचार हैं? जी बिल्कुल बताइए, कौन कौन से हैं? हाँ, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तीन प्रकार से, लिखकर, बोलकर और संकेतों के माध्यम से। तो पहले ही टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले ही टॉपिक भाषा में पढ़ेंगे, भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा को किस प्रकार व्यक्त करते हैं और भाषा की सीमाएं क्या क्या होती हैं। ये सारी चीजें किस टॉपिक में पढ़ेंगे हम? पहले टॉपिक में, जिसका नाम क्या होगा? भाषा। क्लियर? समझ में आया? भाषा में हमें क्या क्या पढ़ना है? भाषा, भाषा के प्रकार, जी, संस्कृत रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से, लिखित बोलकर बहुत अच्छे, शशि जी बहुत अच्छे, मौखिक पूजा जी बहुत अच्छे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक बहुत अच्छे, अमरदीप जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पल्लवी जी गुड, बहुत अच्छे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या चलेगा? भाषा। इसके बाद आती है सेकंड टॉपिक पर आपको क्या पढ़ना है? भाषा के विविध रूप। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ाएंगे आपको? भाषा के विविध रूप। आज पूरा भाषा क्लियर कर रहा हूं, पूरा व्याकरण समझा रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा, केवल आपके माइंड में भर रहा हूं कि ये टॉपिक है क्या, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आप सारे उसके क्या दे सकें? एक एक पॉइंट का जवाब दे सकें। बिल्कुल क्लियर चलेगा एकदम सारी चीज। तो दूसरी बात करते हैं किसकी? भाषा के विविध रूप। विविध रूप समझते हैं, भाषा के विभिन्न स्वरूप क्या क्या होते हैं। जब हम विचारों को व्यक्त करते हैं तो किन किन स्वरूपों में विचार व्यक्त होते हैं, ये भाषा किस किस प्रकार से हम इसे व्यक्त करते हैं। जी हाँ आशीष कुमार, पहले भाषा नहीं थी तब हम इशारे में बात करते थे। हाँ, भाषा का जो पहला स्वरूप था, इस पर आशीष जी थोड़ा विवाद है विद्वानों में। पहले इसमें थोड़ा विवाद ये है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पहले, सबसे पहले कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? मौखिक भाषा। सबसे पहले कौन सी भाषा उत्पन्न हुई आशीष जी? कुछ विद्वान कहते हैं कि पहले मौखिक भाषा उत्पन्न हुई, और मौखिक भाषा को फिर उसके लिए क्या बनाई गई? संकेत बनाए गए। लेकिन अधिकांशतः विद्वान ये मानते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति ने क्या किया होगा? अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए संकेत किए होंगे, फिर उन संकेतों को उन्होंने मौखिक स्वरूप दिया होगा, ध्वनि का क्या दिया होगा? आकार दिया होगा। लेकिन इस पर विवाद है। ये पूर्ण रूप से सत्य है कि इन दोनों भाषाओं के बाद जो तीसरी भाषा आई वो लिखित भाषा से है। ठीक, नमस्कार जी, नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार शीलेंद्र यादव जी, खुश रहो भैया, खुश रहो। राज नमस्कार आप पर। अरे वाह भाई राज, क्या बात है। चलिए चलिए, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अलका जी नमस्कार, नमस्कार जी। बहुत अच्छे। अरे भाई कोई जलवालवा नहीं है जी। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमस्कार जी, नमस्कार रूबी जी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था भाषा के विविध स्वरूपों की। भाषा के विविध स्वरूपों सबसे पहले बात आती है किसकी? राजभाषा की। तो समझे राजभाषा होती क्या है। आज पूरे एपिसोड में आपको सारे टॉपिक क्या करने हैं? एकदम क्लियर करने हैं, ताकि जब मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूं टॉपिक वाइज तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो और मेरे हर प्रश्न का आप क्या दे सकें? जवाब दे सकें। गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद जवेद जी, गुड आफ्टरनून। अमरदीप जी, जी धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? राजभाषा की। ये राजभाषा क्या होती है समझे? वह भाषा जो किसी भी देश के संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा। इससे संबंधित अधिकांश प्रश्न ये आते हैं
किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? बता सकते हैं कौन सा अनुच्छेद है मेरे साथी? जय हिंद, जय हिंद हर्षदीप जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई साहब। हाँ जी, ये बताएं पहला राजभाषा किस अनुच्छेद में है? हाँ सतीश चंद जी, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा को उल्लेख किया गया। बहुत अच्छे, 8वीं अनुसूची में है ये सारी बातें, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 343 इसमें एक चीज और जोड़नी है, बहुत अच्छे, नीचे किसी ने आंसर दिया है जी, आबिद भाई 43 के हाँ का भी लिख सकते हैं। मेन चीज इसमें क्या है? 343 फर्स्ट, इसमें क्या होगा? 343 फर्स्ट कभी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक। तो ये राजभाषा का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 फर्स्ट। लेकिन इसके लिए प्रारूप ये होता है कि किसी भी देश का जो संविधान है उसमें वर्णन होना चाहिए, राजभाषा का क्या है? वर्णन होना चाहिए। अब बात आती है कि राजभाषा का वर्णन तो है, लेकिन इससे संबंध और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में? तो ये आ सकते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा हिंदी कब बनी थी? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये सारे संबंधी प्रश्न हम कराएंगे कब? जब इसकी डिटेल कराएंगे तब। क्लियर? इसके बाद टॉपिक लेंगे कौन सा? सहायक भाषा। ये क्या होती है सहायक भाषा? वह भाषा जो किसी देश के संविधान द्वारा स्वीकृत, वह भाषा जो किसी देश के संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा के सहायक के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? सहायक के रूप में काम करती है। क्या कहलाती है? राजभाषा। बहुत अच्छे सतीश चंद्र जी, नवीन यादव जी, बहुत अच्छे। हाँ, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। तो इसकी एक क्या है? सहायक भाषा है। एक्चुअल में ये सहायक भाषा जो बनाई गई थी, ये कितने वर्षों के लिए बनाई गई थी? 15 वर्षों के लिए बनाई गई थी। कितने वर्षों के लिए थी ये? 15 वर्षों के लिए थी। लेकिन राजनीतिक कारणों से ये वर्तमान में भी क्या बनी हुई है? सहायक भाषा बनी हुई है। तो सहायक भाषा के रूप में आप कह सकते हैं वह भाषा जो किसी देश के संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा की सहायक भाषा के रूप में काम करती है, हम उसे क्या कहते हैं? सहायक भाषा। और भारत की सहायक भाषा कौन सी है अभी? अंग्रेजी। कौन सी है सहायक भाषा भारत की? अंग्रेजी। भारत की सहायक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। तो समझ में आया राजभाषा क्या है, सहायक भाषा क्या है। इसके बाद तीसरी भाषा पर आते हैं, क्या? जिसका नाम है साथियों क्या? राष्ट्र भाषा। सहायक भाषा को दूसरी, हाँ सेकंड भाषा बोल सकते हैं, लेकिन इसका वर्णन उस संविधान में होना चाहिए। ये सेकंड लैंग्वेज होती है, बिल्कुल। ये राष्ट्र की भी होती है, राज्य की भी होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सतीश चंद्र। हाँ, 15 वर्षों तक थी संविधान की नीति तक, हमें अंग्रेजी को 15। बहुत अच्छे अर्चना जी, बहुत अच्छे। इसको संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया था? 343 सेकंड कह सकते हैं, 343 सेकंड कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं? 343 खा कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद बात आती है किसकी? राष्ट्रभाषा की। किसकी बात आती है? राष्ट्रभाषा की। ये कौन सी भाषा होती है राष्ट्रभाषा? वह भाषा जो किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होती है? वह भाषा जो किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, जो विस्तृत भूभाग पर निवास करते हैं, उनके द्वारा बोली जाती है। क्या कहलाते हैं? राष्ट्रभाषा कहलाती। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। अभी वर्तमान में राष्ट्रभाषा का स्वरूप किस भाषा के पास है? अगर ये प्रश्न आता है कि अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो अभी वर्तमान में कोई भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि इसे विधि सम्मत स्वरूप से अभी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। जबकि हिंदी क्या करती है? राष्ट्रभाषा के सभी मानकों को पूर्ण करती है, किंतु इसे अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं। किसका दर्जा प्राप्त नहीं है? राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं। इसके बाद आती है कौन सी भाषा?
मातृभाषा। इसके बाद कौन सी भाषा आएगी? मातृभाषा। ये कौन सी भाषा होती है? मोना जी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। किसी राष्ट्र के द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्र भाषा को राष्ट्र, किसी राष्ट्र के द्वारा नहीं, राष्ट्रभाषा का मतलब किसी राष्ट्र में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की भाषा, किसी राष्ट्र में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की भाषा, जिसमें आधे से अधिक आबादी किसी एक भाषा का क्या करती है? प्रयोग करती है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। इसके बाद आती है कौन सी भाषा? मातृभाषा। यानी वह भाषा जो किसी बच्चे के बचपन में उसकी माता द्वारा प्रयुक्त की जाती है, कौन सी भाषा कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है बच्चों? मातृभाषा कहलाती है। हमारे उत्तर भारतीयों की मातृभाषा क्या है? अधिकांशतः उत्तर भारतीयों की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। कौन सी है मातृभाषा? हिंदी है। कौन सी मातृभाषा है उत्तर भारतीयों की? तो मातृभाषा है आपकी क्या? हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आती है मानक भाषा। आपके अभी क्वेश्चन आया था यूपी टेट 2018 में, यूपी टेट 2018 में एक प्रश्न आया था। खुश रहो भैया, खुश रहो। हाँ, जो वो भाषा जो हमारी माता द्वारा सिखाई जाती है। बहुत अच्छे खुशबू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे खुशबू सुनील कुमार जी। हाँ, हिंदी है। अधिकांशतः भाषा क्या है? मातृभाषा क्या है? हिंदी है उत्तर भारतीयों की। राजेश्वरी यादव जी बहुत बहुत नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। इंजमाम उल हक जी 22, ये 22 राजभाषाएं हैं बेटा। वे क्या है? 22 राजभाषाएं हैं। व्याकरण रूप से शुद्ध भाषा, मानक भाषा के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे अर्चना जी। मेन चीज क्या थी? ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट 2018 में कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है। तो व्याकरणिक रूप से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा। इसमें हम व्याकरण के सारे नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। लिंग क्या है, वचन क्या है, वर्तनी की शुद्धियां क्या है, विराम चिन्ह क्या है, सारे प्रयोग करके जो हम लिखते हैं या बोलते हैं, वही भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा। कौन सी भाषा कहलाती है? मानक भाषा। इसके बाद आती है आपकी कौन सी? संपर्क भाषा। कौन सी भाषा पढ़ाएंगे आपको? संपर्क भाषा। यानी वो भाषा जो भिन्न भाषा भाषी राज्यों में संपर्क के लिए प्रयुक्त की जाती है, क्या कहलाती है? संपर्क भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? संपर्क भाषा कहलाती है। तो ये सारे सेकंड टॉपिक में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे? राजभाषा, सहायक भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा और संपर्क भाषा। तो कुछ कुछ समझ में आया ये टॉपिक? जब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल क्लियर जवाब देते जाएंगे आप। बहुत अच्छे सिंह भाई, बहुत अच्छे, खुश रहो भैया जी। इसके बाद अगला टॉपिक कराएंगे आपको कौन सा? हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अभी भी टीजीटी में भी प्रश्न आया और टेट में भी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मेरे साथी बता सकते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताएं भाई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पूजा राठौर अंग्रेजी से। हिंदी और अंग्रेजी है, अच्छा अच्छा, मजा चलिए, अरे मजे मन लो जी भाई, पढ़िए चलिए फिर। हाँ, तो मैं बता रहा था हिंदी शब्द की उत्पत्ति ये किस भाषा से हुई है? संस्कृत से। विशाल निगम जी संस्कृत से नहीं जी। पूजा राठौर बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट। हाँ जी, फारसी से। किस भाषा से हुई है? सतीश चंद जी हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारोपी। वो भारोपी तो परिवार है सतीश जी। ये जो भारोपी क्या है? परिवार है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। अपभ्रंश भाषा से। राजेश्वरी जी अपभ्रंश भाषा से नहीं, अपभ्रंश भाषा से तो क्या है?
हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? फारसी भाषा से। किससे हुई है? फारसी भाषा से हुई है। शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? फारसी भाषा से हुई है। किससे हुई है? फारसी। ये आया कैसे था? फारसी शब्द था जो ईरानियों की देन माना जाता है। ईरानी व्यापारियों के माध्यम से, जो सिंध नदी के माध्यम से भारत में आते थे, उनके माध्यम से धीरे धीरे इसका क्रमिक क्या हुआ है? विकास हुआ है। किस प्रकार से हुआ, जब इसकी डिटेल कराएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से हुई है। जी बहुत अच्छे आर्यन जी, बहुत अच्छे। आकांक्षा राठौर जी फारसी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फारसी भाषा से, बिल्कुल बहुत सही सतीश जी, बहुत अच्छे। किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से। इसकी सारी डिटेल भी समझाएंगे आपको, ठीक। इसके बाद चौथा टॉपिक आपको कराएंगे कौन सा? हिंदी भाषा का विकास क्रम। अब बात आती है जो भी मेरे साथियों ने बताई थी, हिंदी भाषा, हिंदी शब्द अलग है और हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का जो विकास है साथियों वो कैसा है? क्रमिक रूप से है। किस प्रकार से है? क्रमिक रूप से है। सबसे पहले जो भाषा थी वो यहाँ की भाषा थी कौन सी? वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत। यही आदिजन्नी मानी जाती है भाषाओं की। भारतीय भाषाओं की आदिजन्नी कौन सी भाषा मानी जाती है? वैदिक संस्कृत। यहां से भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। जी अमित जी धन्यवाद। चलिए चलते जाइए, बहुत अच्छा है अमित जी। धीरे धीरे मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। पहले एक बार पूरा पाठ्यक्रम समझा लूं, फिर इसकी डिटेल बाकायदा लिखित में समझाऊंगा। सारी डिटेल सभी साथियों को बता रहा हूं मैं। पूरा पाठ्यक्रम एक बार समझा लूं, एक बार आपके माइंड में हिंदी थोड़ा फीड कर दूं कि हिंदी है क्या, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट और भी क्लियर करूंगा। जी 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 हाँ, तो मेन पॉइंट क्या था? हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले जो भाषा थी वो क्या थी? वैदिक संस्कृत। फिर इससे एक नई भाषा का विकास हुआ साथियों, और उस भाषा का नाम पड़ा क्या? लौकिक संस्कृत। क्या नाम पड़ा? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से फिर एक भाषा का नवीनीकरण हुआ और उस भाषा का नाम पड़ा क्या? पाली भाषा। पाली भाषा से फिर एक भाषा बनी क्या? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा से फिर किसका विकास हुआ? हिंदी भाषा का। तो ये पूरा सीरियल है, लेकिन इससे समझ बहुत सारे प्रश्न आते हैं। किस भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया है? अपभ्रंश क्या है? अवहट्ट क्या है? इसके क्षेत्रीय रूपांतरण क्या है? खस अपभ्रंश क्या होती है? व्राचड़ अपभ्रंश क्या होती है? मागधी अपभ्रंश क्या होती है? अर्धमागधी अपभ्रंश क्या होती है? ये सारे पॉइंट कराएंगे किस टॉपिक में? आपको हिंदी भाषा के विकास क्रम में, ताकि कोई भी प्रश्न किसी भी तरह के लेवल के एग्जाम में आपका छूट ना पाए। बहुत अच्छे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। नेहा जी लौकिक संस्कृत। जी अर्चना जी बिल्कुल। पाली भाषा के बाद देखिए, भाषा को पाली नहीं लिखते, पाली लिखते हैं। भाषा कौन सी है? पाली है, छोटी की मात्रा, पाली भाषा, बिल्कुल। हाँ, कुछ कुछ टीकाकारों ने पाली कर दिया, लेकिन इसका मूल स्वरूप क्या होता है? पाली होता है, ठीक। तो ये पूरा विकास क्रम कराएंगे किसमें? हिंदी भाषा के विकास क्रम में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आपका क्या? उपभाषा एवं बोली। इसके बाद चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक क्या होगा आपका? उपभाषा एवं बोली। ये उपभाषा क्या है? यानी जो उपभाषा है, भाषा का क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। भाषा का क्या होता है? एक व्यापक क्षेत्र होता है। भाषा का क्या होता है? एक व्यापक क्षेत्र होता है। उसको अध्ययन की दृष्टि से हम क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। किसमें विभाजित कर देते हैं? छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। ये भाग कितने होते हैं? 5। हम टोटल हिंदी को कितनी भाषाओं भागों में विभाजित करते हैं? 5 भागों में। ये जो भाग होते हैं, जो खंड होते हैं भाषा के, वही किस नाम से जाने जाते हैं? उपभाषा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? उपभाषा के नाम से जाने जाते हैं। अब प्रश्न यही ये उठता है कि उपभाषा होती कितनी है? कितनी उपभाषाएं होती हैं? सिंह फिरोजाबाद। पाली को
थाना है गुरुजी हरदोई में। अच्छा अच्छा, हरदोई में तैनात। जी जी, 5 भाषा 18 बोलियां, बहुत अच्छे अर्चना जी। 5 भाषाएं 18 बोलियां, बहुत अच्छे साथियों, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। हाँ, तो मैं बता रहा था कितनी उपभाषाएं हिंदी की? 5। कौन कौन सी हैं जरा समझें। पूर्वी हिंदी उपभाषा, कौन सी? पूर्वी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा। कितनी उपभाषाएं हुई हिंदी की? 5। पूर्वी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा। 5 उपभाषाओं से भी आगे जाकर कितनी बोलियां होती हैं, जो अभी भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया आपके टेट में। टेट में लास्ट में भी क्वेश्चन आया, हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं। कुछ टीकाकारों ने साथियों इसको कितना कर दिया है? 17 लिखा है कुछ टीकाकारों ने, कुछ बुकों में कितना लिख दिया इसको? 17, लेकिन कितनी होंगी ये? 18। कितनी बोलियां है? 18। कुछ अच्छे प्रकाशकों ने भी क्या कर दिया, इसको 17 कर दिया है, जबकि हिंदी की बोलियां कितनी है साथियों? 18। जी बहुत अच्छे खुशबू, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल। कितनी? बहुत अच्छे नियाजी जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, 18 बोलियां। कितनी बोलियां हैं? 18। अब इसका हम वर्गीकरण के हिसाब से समझ लेते हैं 18 है कैसे। कुछ ने 17 क्यों लिख दी है? कुछ विद्वानों ने नेपाली को नहीं माना है, जबकि ये यहाँ की क्या है? मूल बोली है और इसे राजभाषा का भी क्या है? दर्जा प्राप्त है। अब वर्गीकरण के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो ये आती है, पूर्वी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी के अंदर कितनी आती हैं? 5, खड़ी बोली, वांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौज। राजस्थानी के अंदर कितनी आती हैं? 4, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। कितनी आती हैं? 4, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। बिहारी के अंदर कितनी आती हैं? 3। हाँ नेहाजी बिल्कुल, नेपाली भी है। मैथिली, मगही और भोजपुरी। और पहाड़ी हिंदी के अंदर कितनी आती हैं? 3, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? 18 बोलियां आती हैं। और बोली होती क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूपांतर। देखिए, एक होती है मानक भाषा और एक होती है बोली। एक मानक भाषा होती है, एक होती है बोली। अगर हम जैसे मानक भाषा में किसी से कहेंगे तो हम आप कैसे कहेंगे? इधर आइए। ये क्या है? मानक भाषा। क्या है? मानक भाषा। आप इधर आइए। लेकिन अगर बोली में कहेंगे तो दूसरी तरह से, अरे यहां, ये भी क्या है? बोली है। अरे है ना, ये भी क्या है? बोली है। ये सारी चीजें क्या है? ये बोलियों में है। लेकिन जब उसका मानक स्वरूप कहेंगे तो आपको सीधा बोलना पड़ेगा, इधर आइए। बात समझ में आई? इधर आइए। तो जो मानक स्वरूप होता है वो मानक भाषा में चलता है, जो क्षेत्रीय स्वरूप होते हैं वो किस में चलते हैं? बोलियों में चलते हैं। इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? इनके केंद्र बिंदु कहां कहां पर हैं? कौन सी उपभाषा के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? कौन कौन सी बोलियां? ये सारी डिटेल कराएंगे आपको किसमें? उपभाषा एवं बोलियों में। किसमें कराएंगे? उपभाषा एवं बोली। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, और वो टॉपिक क्या है? लिपि। कौन सा टॉपिक है? लिपि। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ज्ञान चल रहा है, बहुत अच्छे स्वाति जी, बहुत अच्छे। 18 बिल्कुल अर्चना। राजस्थानी भाषा के अंदर 4 बोलियां आती, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। मगही नहीं, मगही नहीं, जयपुरी। मगही कहाँ आती है? मगही आती है कहां पर? बिहारी में। हाँ बिल्कुल अर्चना जी, थोड़ा सा मगही हटाए, इसमें क्या करना है? हाँ, अब बात आती है किसकी? लिपि की। सबसे पहले बात, लिपि है क्या? लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि क्या है? सबसे पहले हम करेंगे, लिपि क्या है? लिपि का अर्थ होता है चिन्ह। लिपि का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। यानी वे चिन्ह जिनसे भाषा को क्या है? लिखित रूप प्रदान किया। नेहा जी हाँ, देवनागरी। ये हिंदी की बात आती है, अभी बात किसकी आ रही है? लिपि की। तो लिपि क्या होते हैं? लिपि चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? लिपि चिन्ह होते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपियां कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को लिपि कहते हैं।
चिन्ह को नहीं, भाषा को जिस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसको व्यक्त करने के जो नियम है वो क्या है, लिपि है। जैसे अभी हम बात करें हिंदी में हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, क लिखेंगे। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इसी का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये अलग अलग जो चिन्ह होते हैं अलग अलग भाषा में, इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, लिपि कहते हैं। ये क्या कहलाती है, लिपि। अब यह प्रश्न ये आता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। जी बिल्कुल, व्यवस्थित क्रम को बहुत अच्छे, देवनागरी पंजाबी की गुरमुखी को उसमें बहुत अच्छे, जी बहुत अच्छे, गुड। हाँ, तो मेन चीज क्या होती है, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। फिर इससे प्रश्न आते हैं देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है, लिपि का स्वरूप क्या है, लिपि का प्रयोग क्या है, ये सारे पॉइंट कराएंगे किसमें, लिपि में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे आपको क्या, अगला टॉपिक होगा आपका वर्ड। अगला टॉपिक क्या होगा, वर्ड। कौन सा होगा, वर्ड। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ड कहलाएगी। वर्ड के कितने भेद होते हैं, दो। वर्ड के कितने भेद होते हैं, दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर इसमें भी हम कराएंगे स्वर वर्णों के भी भेद, जिसमें आपका उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद होंगे, मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद होंगे, प्रयोग के आधार पर वर्ण के भेद होंगे, ओष्ठाकृति के आधार पर वर्ण के भेद होंगे और मुखाकृति के। ये सारे पॉइंट चलेंगे आपके किसमें, वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका क्या, अगला टॉपिक होगा आपका क्या, वर्ड माला। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वर्ड माला। किसी भी भाषा के व्यवस्थित स्वरूप को ही क्या कहते हैं, वर्ड माला कहते हैं। किसी भी भाषा के व्यवस्थित स्वरूप को क्या कहते हैं, किसी भी भाषा का व्यवस्थित स्वरूप क्या कहलाता है, वर्णमाला। अब वर्णमाला के अंदर ये पूछा जाता है कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। इसमें पूरा विच्छेदन कराएंगे हम स्वरों का, व्यंजनों का, अयोग भाव वर्णों का, आपका संयुक्त व्यंजनों का, दुगुण व्यंजनों का, इन्हें अन्य किस नाम से जानते हैं, प्रश्न के साथ हैं। ये सारे टॉपिक चलेंगे किसमें, वर्णमाला। इसके बाद कराएंगे आपको क्या, शब्द। इसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा, शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं भाई, नमस्कार जी, नमस्कार अश्विनी जी। वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप वर्णमाला कहलाता है, बहुत अच्छे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, पल्लवी बहुत अच्छे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। वर्ण, वर्ण में वर्ण को हम कितने आधार पर विभाजित करते थे, दो आधार पर, स्वर और व्यंजन। इन सब का जो क्रम मिलता है वो किसे मिलता है, वर्णमाला में। किसे मिलता है, वर्णमाला में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे क्या, शब्द। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा रुचि। वर्णों का सार्थक समूह, अर्चना बहुत अच्छे। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब शब्द मूल रूप से तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो शब्द को भी हम क्या कर सकते हैं, चार आधार पर विभाजित कर सकते हैं। शब्द को कितने आधार पर विभाजित कर सकते हैं, चार आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। अगर उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो शब्द के मूल रूप से उत्पत्ति भी कह सकते हैं, स्रोत भी कह सकते हैं, इतिहास भी कह सकते हैं। हाँ, ध्वनि की इकाई, जी ध्वनि बोल मौखिक भाषा की सबसे क्या होती है, छोटी इकाई, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई नाम जी क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक, वैसे वर्ण और ध्वनि दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ रुचि, बिल्कुल। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब शब्द को हम विभाजित कर सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कराएंगे आपको, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना के आधार पर तीन भेद कराए जाएंगे आपको, कौन कौन से,
रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर आपके सार्थक और निरर्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक, और रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कराएंगे आपको, विकारी और अविकारी शब्द। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जो आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है टॉपिक, पहले ये केंद्रीय परीक्षाओं में पूछा जाता, लेकिन अब तो राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर हमने कोई शब्द लिखा क्या? राम। क्या लिखा? राम। अगर इसका वर्ण विच्छेद आएगा तो क्या होगा? र आ म, हलंत लगाएंगे तो कौन सा स्वर निकल जाएगा? आ। ये क्या हो जाएगा? इसका वर्ण विच्छेद होगा। किसका? राम का। लेकिन इससे संबंध बहुत सारे रूल्स और नियम होते हैं, वो सारे किस टॉपिक में कराएंगे आपको? वर्ण विच्छेद में। किसमें कराएंगे? वर्ण विच्छेद में कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या? विराम चिन्ह। कौन सा टॉपिक होगा? विराम चिन्ह। विराम चिन्हों से संबंधित तमाम प्रश्न आते हैं परीक्षा में। विराम चिन्हों से कैसे आते हैं? अशुद्धियां पूछी जाती हैं। विराम चिन्हों से संबंधित क्या पूछी जाती हैं? अशुद्धियां पूछी जाती हैं। अब जैसे विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धियां, तो यहाँ ये आएगा विराम चिन्ह है कितने। मूल रूप से इसके स्वरूप में कितने विराम चिन्ह आते हैं? 19 विराम चिन्ह आते हैं। लेकिन कामता प्रसाद गुरु बहुत बड़े भाषाविद हैं, वो इनके कितने स्वरूप मानते हैं? 20 स्वरूप मानते हैं। इसमें अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, विस्मय सूचक चिन्ह है, विराम चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? विराम चिन्हों के अंतर्गत। किसमें आती हैं? विराम चिन्हों के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं किसकी? विराम चिन्हों के बाद ये सारे विराम चिन्ह समझाएंगे, इनके प्रयोग भी समझाएंगे। विराम चिन्हों के साथ साथ क्या समझाएंगे? इनके प्रयोग भी समझाएंगे। अब बात करते हैं विराम चिन्हों के बाद किसकी? उपसर्ग एवं प्रत्यय। इसमें से हर परीक्षा में निश्चित रूप से क्या आते हैं? निश्चित रूप से इसमें से क्या आता है? प्रश्न आता है। किससे? उपसर्ग और प्रत्यय से। किसके प्रश्न आता है? उपसर्ग और प्रत्यय से आता है। ये होते क्या है उपसर्ग और प्रत्यय? उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं शब्दांश। ये शब्द नहीं होते, शब्द के क्या होते हैं? अंश मात्र होते हैं। अब जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर, शब्द से कहां जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। अगर शब्द से पहले जुड़ेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे हमने कहा कर्म। क्या कहा? कर्म। और कर्म में हम क्या जोड़ दें? सत्य। क्या जोड़ दिया? सत्य। तो ये क्या हो जाएगा? हमने अगर लिखा आपका क्या? कर्म, और कर्म में हमने क्या जोड़ दिया? सत्य। क्या हो गया? सत्कर्म। अब कर्म का तो कर्म रहा, लेकिन कर्म कैसे हो गए? अच्छे कर्म हो गए। सत जुड़ा कहां? शब्द से पहले। तो ये क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। अगर यही प्रत्यय होता तो ये कहां जुड़ता? शब्द के बाद में। कहां जुड़ता साथियों? शब्द के बाद में। जैसे हमने लिखा क्या? गाड़ी। क्या लिखा? गाड़ी। और हमने लगा, गाड़ी का मीन्स वाहन, और हमने लगा दिया क्या? वाहन। क्या लगा दिया? वाहन। अब हो गया गाड़ी वाहन, अर्थात गाड़ी को चलाने वाला। और ये वाहन जुड़ा कहां? शब्द से पीछे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यय। क्या कहलाएगा ये? प्रत्यय। बात समझ में आ गई? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। लेकिन इसके कितने भेद होते हैं? हिंदी में किस, संस्कृत के कितने उपसर्ग आते हैं? हिंदी में उर्दू के कितने उपसर्ग आते हैं? हिंदी में इंग्लिश के कितने उपसर्ग आते हैं? ये सारी चीज समझाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे तब। और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं ये भी समझाएंगे आपको। कब? कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, ये सारी चीज समझाएंगे जब आपको प्रत्यय कराएंगे तब डिटेल से। इतना समझ में आ गया? ठीक। बात करते हैं किसकी? समास की। बताओ भाई, समास किसे कहते हैं? हाँ जी बताएं, समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समास? जी बहुत पढ़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल जी।
जी जी बताइए। उपदेश यादव जी, स्वागत है भैया, स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार जी। किसको कहते हैं समास? अब जरा समझें। जी जी ठीक ठीक, दो होते हैं। अच्छा, समास दो होते हैं जी, 12 होते हैं। अच्छा, उपसर्ग, उपसर्ग बता रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कुछ विद्वान अश्विनी जी 11 भी मानते हैं, इसमें थोड़ा विवादास्पद है। कुछ विद्वान इसको 11 भी मानते हैं और 22 संस्कृत वाले मानते हैं जी, बिल्कुल। दो शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? समास। इंजमाम जी, समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी। अच्छा, सबसे पहले समझे समास होता क्या है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना। एक यूपीटेट 2013 में क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। अगर कोई बहुत बड़ी बात है और अगर हम उसे संक्षिप्त में कर दें तो यही कंडीशन क्या बन जाएगी? इतनी बड़ी बात को इतने बड़े टॉपिक में कह दें तो ये क्या बन जाएगा? समास। अगर हम इसे पारिभाषिक रूप से कहें तो हम कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। महेंद्र सिंह जी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ, पल्लवी यादव 6। अरे अभी पल्लवी जी आप भेद पर पहुंच गई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून महेंद्र जी। जी, खुशबू संक्षिप्त करना। प्रदुम सिंह जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। हाँ, अब बात आती है समास है क्या? समास क्या होता है? संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया सार्थक शब्द बनाए तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। आपने हिंदी साहित्य में एक शब्द सुना होगा, सामासिक शैली। सुना है कि नहीं सुना? सामासिक शैली। सामासिक शैली का मतलब ही ये होता है अपनी व्यापक बात को क्या है? संक्षिप्त करना जी। समास का बिल्कुल विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का मतलब संक्षिप्त करना, व्यास का मतलब फैलाओ जी, बिल्कुल बिल्कुल खुशबू। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का मीन संक्षिप्त करना, व्यास का मीन फैलाव करना जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो बात आती है समास। समास क्या, आपने एक शैली बता रहा था मैं, सामासिक शैली। तो सामासिक शैली होती है, जैसे कोई बात आई, आपने कहा ये वही महिला जा रही है, यह वही महिला जा रही जिसका पति जीवित है। हमने ये एक वाक्य बोला, यह वही महिला जा रही है जिसका पति जीवित है। इतनी बड़ी बात को हम संक्षिप्त में भी तो कह सकते थे, यह सदवा जा रही है। क्या कह सकते थे? यह सदवा जा रही है। हाँ, तो मेन चीज क्या है? जब हम किसी बड़ी बात को क्या कर देते हैं? छोटे में कर देते हैं जी। इंजमाम जी, नहीं सुना। समास का विलोम व्यास। समास मीन्स होता है संक्षिप्त करना और व्यास मीन्स होता है क्या? फैलाव करना। व्यास का मतलब क्या होता है? फैलाव करना जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त। और व्यास का मतलब होता है फैलाव करना, ठीक, इसीलिए विलोम होता है इसका जी। खुशबू यादव, विधवा नहीं, जिसका पति जीवित होता है इसको विधवा नहीं कहते, सधवा कहते हैं, सधवा। इसके लिए संक्षिप्त शब्द क्या होता है खुशबू? सधवा। विधवा तो वो होता है जिसका पति क्या है? मर चुका होता है। बी पॉजिटिव प्लीज जी। जी बिल्कुल सतीश जी, अभी अंगों पर आ रहे हैं, अभी बताते हैं जी। तो संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है? समास। अब बात आती है समास के अंग कितने होते हैं? कितने अंग होते हैं समास के? कितने अंग होते हैं जी? बिल्कुल नेहा यादव, कितने अंग होते हैं? 4। समास के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 4 अंग होते हैं। नहीं 6 नहीं, 6 तो उसके भेद होते हैं जी, अभी समझा रहे हैं, अंग और भेद अलग अलग। समास के कितने अंग होते हैं? 4। सामासिक पद, विग्रह पद, जी बिल्कुल 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 4, बहुत अच्छे। समास के कितने अंग होते हैं? 4। सामासिक पद क्या होता है? सामासिक पद
पूर्व पद, विग्रह पद और चौथा क्या होता है? उत्तर पद। समास के कितने अंग होते हैं? 4। 4 अंगों से मिलकर के क्या बनता है जी? क्या गलत हो गया भाई नेहा जी? सामासिक पद, पद, विग्रह पद, उत्तर पद, पूर्व पद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। कितने पद होती है? 4। 4 अंगों से मिलके क्या बनता है? समास। कितने प्रकार का बनता है? आपकी कठिनाई का लेवल क्या रहता है? इंटरमीडिएट। तो इसके प्रकार कितने हो जाते हैं? 6। कितने प्रकार हो जाते हैं? 6। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। लेकिन अगर इसको स्नातक स्तर पर लेते हैं, कठिनाई का स्तर, तो इसके 2 भेद विलुप्त हो जाते हैं। मूल भेद कितने रह जाते हैं? 4। कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास, ये दोनों ही उपभेद बन जाते हैं किसके? तत्पुरुष समास के। पल्लवी बिल्कुल सही, 4 भेद रह जाते हैं। लेकिन अभी हम आपको कितने भेद पढ़ाएंगे? इसके 6 भेद, 6 भी भेद पढ़ाएंगे समास के। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको क्या? संज्ञा। क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा। किसे कहते हैं संज्ञा? ये तो जानते हैं जी आप जी। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर व्यापक रूप में अगर ये देखा जाए कि संज्ञा क्या है, तो व्यापक रूप में हम कह सकते हैं संज्ञा क्या है? यदि किसी चीज को हम नाम से पहचानते हैं दुनिया में, तो वो सारी चीजें क्या हैं? संज्ञा है। संज्ञा को हम भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजित भी कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर है, रचना के आधार पर है, गणना के आधार पर है और प्राणिबोधकता के आधार पर है। कितने आधार पर विभाजित कर सकते हैं? 4 आधार पर। जहां आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, प्राणिबोधक संज्ञा, अप्राणिबोधक संज्ञा, ये सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे किसमें? संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे क्या? सर्वनाम। ये क्या होता है सर्वनाम? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के भेद कराएंगे किसमें? सर्वनाम। इसके बाद चलेगा विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? विशेषण। सारे टॉपिक क्लियर कर रहा हूं मैं अभी, आज ही सारे टॉपिक क्लियर किए देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण। ये 2 प्रकार से इनको प्रयोग किया जाता है। एक, हाँ, कितने प्रकार से प्रयोग करते हैं? 2 प्रकार से। एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण वो होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व जुड़ करके, वे विशेषण शब्द जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विशेषण। और वे विशेषण शब्द जिनमें विशेष्य कहाँ आता है पहले और विशेषण कहाँ आता है बाद में, क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विधेय विशेषण कहलाते हैं। तो ये सारी चीज कराएंगे। इसके अंदर इसके 4 भेद भी कराएंगे। विशेषण के कितने भेद होंगे? 4। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ये सारे पॉइंट कराएंगे किसमें? विशेषण शब्द में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका क्या? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा जी? बिल्कुल मनप्रीति जी, बहुत अच्छे। वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छे। सर्वनाम 6। नेहा जी, दिनेश जी, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या कराएंगे? क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रविशेषण। क्या होगा? प्रविशेषण। ये क्या होता है प्रविशेषण? वे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताते हैं? विशेषता। जैसे हमने कहा काला कुत्ता, तो काला क्या हो गया? विशेषण, और कुत्ता क्या हो गया? विशेष्य।
तो यहाँ काला विशेषण होगा। लेकिन अगर हमने कह दिया बहुत काला कुत्ता, तो कुत्ते की विशेषता थी वो कैसा है, काला, और काले की भी विशेषता क्या है, बहुत। तो ये बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। यानी अगर विशेषण की भी हम क्या बता दें, विशेषता। बिल्कुल, बहुत अच्छे खुशबू, बहुत अच्छे जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे क्या, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं समझे पहले। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्या कहलाते हैं, क्रिया। क्रियाएं अगर कर्म के या प्रयोग के आधार पर देखें तो मूल रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया, और जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। इसके अन्य भेद भी होते हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ये सारे भेद कराएंगे आपको किसको, क्रिया टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका क्या, वाक्य। अगला टॉपिक क्या कराएंगे, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का वह समूह जो किसी निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है जी। शब्दों का वह समूह जो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सुष्मिता जी। किसी कार्य के होने या पाया जाता है क्रियाकल, बिल्कुल सही नेहा जी, बिल्कुल सही। अगर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो क्या कहलाते हैं, क्रिया। ठीक, इसके बाद में आपको बता रहा था वाक्य। अगर शब्दों का वह समूह जो किसी निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य को हम कितने आधार पर विभाजित करेंगे, दो आधार पर, एक रचना के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने होंगे, तीन भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और रचना के अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होंगे, भेद 8। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका क्या, वाच्य। अगला टॉपिक क्या होगा, वाच्य। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध होता है क्या कहलाते हैं, वाच्य। आजकल हर परीक्षा में वाच्य पर क्या पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी भी टेट एग्जाम में भी आया था, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। ये सारे उदाहरण आ चुके हैं किसमें, वाच्य में। तो कर्ता की प्रधानता होती है तो वहां कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता होती है तो क्या होता है, भाववाच्य होता है। ये सारे टॉपिक कराएंगे किसमें, वाच्य। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा, अगला टॉपिक क्या होगा, अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराएंगे, अलंकार। अगला टॉपिक कौन सा होगा, अलंकार। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अलंकार के अगर अर्थ के रूप में देखें तो अलंकार जो शब्द की उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई है, अलम धातु से हुई है। धातु से हुई है, अलम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, आभूषण। तो जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, अलंकार में, काव्य में की शोभा किससे हो जाती है, अलंकारों से। सामान्य रूप से अगर इंटरमीडिएट में लिखें तो इसके कितने भेद होते हैं, तीन, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यानी शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां अलंकार कौन सा होता है, शब्दालंकार। अर्थ के माध्यम से उत्पन्न हो तो वहां होता है अर्थालंकार, और शब्द अर्थ दोनों माध्यम से उत्पन्न होता है तो वहां अलंकार कौन सा हो जाता है, उभयालंकार। अब इसमें तीनों ही अलंकार हम आपको क्लियर करा देंगे। शब्द अलंकार में आपके अनप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, वीप्सा है, ध्वनि साम्य है, ये सब किसमें आते हैं, शब्द अलंकार में। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, संदेह है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, विशेषोक्ति है, ये असंगति है, ये सब किसमें आते हैं, अर्थालंकार में। अब बात आती है कि उभयालंकार क्या है। उभयालंकार में क्या होता है, शब्द अर्थ दोनों माध्यम से ही क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न। जैसे आपने कोई वो पद पढ़ा होगा बिहारी जी का कि आ अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इसमें क्या है,
शब्द के माध्यम से भी चमत्कार है और अर्थ के माध्यम से भी चमत्कार है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, उभय अलंकार या अनुरागी चित्त की। गत समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इसमें क्या है, अर्थ के माध्यम से भी, ज्यो ज्यो बूढ़े, जैसे जैसे डूबता है, श्याम रंग मीन्स काले रंग, तो यहाँ भाई काले रंग में कोई चीज डुबोई जा रही है तो वो काली होनी चाहिए, लेकिन होती कैसी, त्यों त्यों उज्जवल। और बिहारी जी कहते हैं वैसे वैसे और ज्यादा क्या हो जाती है, उज्जवल हो जाती है। तो यहाँ विरोध न होकर विरोध का क्या है, आभास मात्र है। तो अलंकार कौन सा होगा, विरोधाभास। तो विरोधाभास अलंकार कैसा होता है, विरोधाभास अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है जहां विरोध का क्या हो, आभास मात्र हो। मेन चीज क्या है, अब जहां विरोधाभास अलंकार अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, और दूसरा अब यहां दो शब्द आए हैं, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों। जब ज्यों ज्यों और त्यों त्यों लगातार जब शब्द आ जाते, कोई शब्द लगातार एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ समान हो, तो अलंकार हो जाता है कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश, जो किसके अंतर्गत आता है, शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो शब्दालंकार में मेन चीज क्या होती है, शब्दालंकार भी इस पद में, अर्थालंकार तो हम कह सकते हैं उसमें अलंकार कौन सा है, उभय अलंकार है। जी बिहारी जी का पद है, नहीं छूटेगा भाई खुशबू जी, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, टेंशन न लें, एक एक टॉपिक कराया जाएगा जी। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ इसके बाद नया टॉपिक कराएंगे, क्या क्या टॉपिक होगा इसके बाद जी। बाकी के 3 वेद होते हैं नेहा जी, बाकी के रचना के आधार पर 3 वेद होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर कितने वेद होते हैं, 8 वेद होते हैं। जी जी क्या क्वेश्चन है भैया बताइए अरविंद जी। जी धन्यवाद सीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ले रहा हूं भाई, पहली बार क्लास ले रहा हूं आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी बिल्कुल जी। नेहा यादव जी, भाववत वहां होता है जहां भावों की क्या होती है, प्रधानता होती है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे मित्र हैं अरविंद जी, मेरे मित्र हैं जी। जी अर्थ के 8 वेद होते हैं जी बिल्कुल। कामिनी राहुल कुमार जी नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, आप सब लोग जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार जी अरविंद जी, नमस्कार, जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं केडीएस जी। जी बिल्कुल, बताया, जानता हूं, बहुत अच्छे मित्र हैं, जानता हूं अरविंद जी, जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं जी। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार जी। अगले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अगले। जी बिल्कुल, फिर आपसे वार्ता करते हैं। हाँ तो मैं बता रहा था, छंद छद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आह्लाद करना। क्या होता है, आह्लाद करना, आनंदित करना। जी कामिनी राहुल जी, 3:15 से 3:15 बजे से है जी मेरी क्लास। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार। हाँ रीना जी, क्या कहा था आपने, जरा बताएं, मैं थोड़ा दूर था, कमेंट देख नहीं पाया हूं आपका, बताएं क्या है। जी मेरी क्लास 3:15 बजे से होगी, 3:15 बजे से होगी जी मेरी क्लास, 3:15 से 4:15। नमस्कार जी अमृत जी, नमस्कार जी। जी बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, यति गति लय तुक आदि से युक्त रचना क्या कहलाती है,
छंद कहलाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद, स्वागत। जी बिल्कुल सीनू जी, आपके साथ हमेशा आशीर्वाद रहेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं, अपनों के साथ तो आशीर्वाद रहता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा था छंद की। हाँ, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, बात कर लेते हैं टॉपिक की, क्योंकि मेरा समय की फाउंडेशन है, लेकिन फिर भी मैं आज ही क्लियर करूंगा, क्योंकि कल से विधिवत सारी क्लास है मुझे चालू करनी है। जी दीक्षित एंग्रेज नमस्कार जी, नमस्कार कविता जी, नमस्कार पूजा जी, नमस्कार, बहुत अच्छे, नमस्कार जी। हाँ, तो मैं बता रहा था छंद, तो हम कह सकते हैं कि यति गति लय तुक आदि से युक्त रचना क्या कहलाती है? छंद। मूल रूप से छंद के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। वैसे सामान्य रूप से तो इसके तो उभय छंद भी और मुक्त छंद और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मूल रूप से आपके जो एग्जाम लेवल पे जो प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको दो ही छंद आएंगे, कौन से? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, यानी वे छंद जिनकी मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। जी कामिनी जी, बिल्कुल डेली क्लास होगी 3:15 बजे से, डेली क्लास होगी जी। हाँ, तो मैं बता रहा था छंद मुख्य रूप से दो प्रकार से, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ये मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की गिनती की जाती है, और ये किस पर आधारित होती है? लघु और गुरु। जो ह्रस्वर होते हैं उनके लिए लघु और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके लिए गुरु, लेकिन इसके कुछ नियम से होते हैं, वो नियम सारे हम कराएंगे किसमें? मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद भी अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक और विषम मात्रिक। और वार्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? वार्णिक छंद के लिए भी मूल चीज जो होती है वो किसकी जरूरत होती है? वर्णों की। और वर्ण किस पर आधारित होते हैं? गढ़ पर। वर्ण किस पर आधारित होते हैं? गढ़ पर। गढ़ कितने होते हैं हिंदी में? बताएगा कोई साथी, हिंदी में गढ़ कितने होते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, कितने गढ़ होते हैं? 8। कितने गढ़ होते हैं? 8। हाँ, बता सकते हैं? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, नगड़, भगड़ और सगड़। कितने गढ़ होते हैं? 8। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, नगड़, भगड़ और सगड़। 8 गढ़ होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे दीक्षा जी, बहुत अच्छे दिनेश जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही आंसर। कितने होते हैं? हरिमोहन, हरिओम जी, धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, तो मैं बता रहा था गढ़ कितने होते हैं? 8। तो 8 गढ़ों से पहले हम गढ़ का सूत्र बताएंगे, और गढ़ के सूत्र से सारे गढ़, उनके शब्द, उनकी मात्राएं याद करना आपको सिखाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगली बात करते हैं किसकी? रस की। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका? रस। रस का नाम आते ही चेहरे खिल गए होंगे आपके। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, खुशबू ये माता राजबांसल का, बिल्कुल सारे सूत्र कराएंगे आपको जी। तो अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कराना है हमें आपको? रस। रस किसे कहते हैं? हाँ, रस का मतलब जूस समझ रहे होंगे, जूस। जी बिल्कुल। हाँ, रस का मतलब होता है आनंदित होना। क्या होता है? आनंदित होना। रस के कितने अंग होते हैं? 4। रस के कितने अंग होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कितने अंगों से मिलकर रस बनता है? 4 अंगों से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर इसके आते टाइप्स, भेद। वहां से प्रश्न आते रस होते कितने प्रकार के हैं। तो साथियों, इसके संबंध में क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा गया है। अरे रीना जी बिल्कुल, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं लिया भाई, देख नहीं पाया। अगर रीना जी नाराज होने की बात नहीं है, आपका कितनी बार नाम ले भाई। जी रीना जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे हंसिए मत, हंसिए मत। अच्छा, आनंद ले रहे हैं कामनी जी, आनंद, वाह भाई कविता जी, क्या बात है। हाँ रीना जी, आनंद ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जरूरी है, आनंद लेने दीजिए, बिना आनंद के तो समझ में नहीं आती है कोई चीज।
हमेशा हंसते रहो। तुम्हें मालूम है सर की सदबात की भी क्या है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद लेने दो। और वैसे भी मालूम है आपको फागुन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें तो लोग वैसे भी क्या रहते हैं, फाग में मस्त रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हाँ तो मैं बता रहा था 2-3 टॉपिक और हैं, जरा क्लियर कर दूं उसके बाद ही छोड़ता हूं। हाँ इसके बाद रस के क्या कराएंगे, भेद कराएंगे। जी मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक रहे जा रहे हैं क्योंकि कल से मैं विधिवत एक एक टॉपिक क्या करवाऊंगा, क्लियर करवाऊंगा, इसलिए कर लें फिर आपको। हाँ मैं पूरा क्लियर करूंगा सर उसके बाद। जी वो जाने दो, एक्स्ट्रा कोई दिक्कत। हाँ तो मैं बता रहा था रस, तो रस के भेद आ जाते हैं। रस के भेद 8 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। अब आपको ये सारी डिटेल पढ़ाएंगे कि अगर भरत मुनि के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे तो रसों की संख्या कितनी है, आनंद वर्धन के अनुसार पूछे जाएंगे तो कितनी है, विश्वनाथ के अनुसार कितनी है, उद्भट के अनुसार कितनी है, अभिनव गुप्त के अनुसार कितनी है, प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, तब कितना जवाब देना है, ये सारी चीज इसके अंदर कराएंगे आपको, एक एक डिटेल कराएंगे आपको, तब कराएंगे उसमें क्या, सारे रस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसपे आपको साथियों सबको ज्यादा क्या रहता है, बड़ा दिक्कत रहती है, हाई संधि। संधि और हर बार संधि आती है। अरे संधि का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना या मेल मिलाप। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना या मेल मिलाप। आपने एक पद पढ़ा होगा बहुत अच्छा संधि के बारे में, पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, जिससे संधि का क्या होता है, भाव प्रकट होता है। नेहा यादव संस्कृत में, नेहा सॉरी, जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दें, समझते रहें। हाँ तो जरा मैं बता रहा था, मैं चीज समझे में कुछ कर। हाँ संधि क्या होती, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। रहीम जी का एक पद पढ़ा है आपने कभी, कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं धागे को तोड़िए मत। तोड़ना मतलब विच्छेदित मत कीजिए, अलग मत कीजिए। और अगर टूट गया तो फिर जुड़ेगा तो उसमें क्या लगेगी, गांठ पड़ जाएगी। क्या पड़ेगी, गांठ। इसी गांठ को संधि की भाषा में क्या कहते हैं, विकार। क्या कहते हैं, विकार। पहले वाली चीज नहीं रहती, संधि से जो पहले थी वो चीज नहीं रहती। तो संधि क्या है, जब दो सन्निकट बाण आपस में विकार सहित मेल करते हैं। विकार मीन्स परिवर्तन के साथ जो मेल करते हैं, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मूल रूप से संधि कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। मूल रूप से संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी क्या होते हैं, फिर उपभेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, विरुद्ध संधि और अयादि संधि। 5 उपभेद पढ़ाएंगे इसके। और उसके बाद आपका आएगा व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के क्या होते हैं, भेद नहीं होते, इसके रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं। यदि वर्ग का पहला अक्षर किसी स्वर या अंतस्थ व्यंजन या किसी वर्ग के चौथे या 5वें अक्षर से संधि करता है तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ऐसे ढेर सारे क्या आएंगे, इसके नियम आएंगे। इसी प्रकार इसके बहुत शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, संक्षिप्त भी बताएंगे आपको, किस प्रकार से आप शॉर्ट रूप में इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद विसर्ग संधि। यदि किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो वहां संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। तो सीधे सीधे आप समझते हैं, अगर स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि, व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो व्यंजन संधि, और विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो विसर्ग संधि। कभी भी विसर्ग का मेल विसर्ग से नहीं होता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे किस टॉपिक में, संधि में। क्या होगा, संधि में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभिषेक शर्मा जी, सर पूरे चेंज हो गए। अरे वाह भाई वाह। अरे हम कभी चेंज नहीं हो सकते अभिषेक जी, देखने में लग रहा होगा आपको। जी क्या बात है जी, बहुत अच्छे। कीर्ति बाजा, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। अरे भाई कीर्ति जी, थोड़ा हिंदी में लिख दिया करो भाई। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी जी नेहा जी। हाँ
अब जरा समझें क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको क्या कराएंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं, इसको विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विपरीतार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। लेकिन विलोम शब्द लिखते समय साथियों एक बहुत बड़ा ध्यान ये रखना है आपको कि अगर तत्सम शब्द का विलोम पूछा जाए तो तत्सम में देना है, और तद्भव आए तो उसका विलोम किसमें देना है, तद्भव। जैसे अगर आपका विलोम आया आग, तो आग तद्भव है, और अगर आया अग्नि तो अग्नि क्या है, तत्सम है। बात समझ में आई। तो तत्सम का विलोम हम तत्सम देंगे और तद्भव का विलोम तद्भव देंगे। क्लियर। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा पर्यायवाची शब्द, जिन्हें समानार्थी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, समानार्थी शब्द के नाम से। यानी अपने ही अर्थ का समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। चाहे राजा कह लें, भूप कह लें, नृपति कह लें, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे, राजा के पर्यायवाची होंगे। तो ये सारे टॉपिक समझाएंगे किसमें, पर्यायवाची शब्द में। इसके बाद लोकोक्ति एवं मुहावरे, ये भी आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लोकोक्ति क्या, लोकोक्ति मुहावरे में जो मूल अंतर होता है वो होता है, लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश मात्र होते हैं। जैसे अगर आपने कहा, एक और साधारण तौर पे भी हम पहचान सकते हैं कि मुहावरे के अंत में ना आ जाता है, इसके अंत में ना नहीं आता, इससे हम पहचान कर सकते हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसमें क्या होगी, ये लोकोक्ति होगी। लेकिन अगर हम कहें कि आंखों का तारा होना, तो इसमें ना आ रहा है, तो ये क्या होगा, मुहावरा। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। इसके अर्थ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक कराएंगे आपको किसमें, लोकोक्ति एवं मुहावरे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, आपने याद नहीं किया हो, लेकिन ये भी एग्जाम में साथियों बहुत सारे आते हैं। इन्हें समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। जी समानार्थी, रेना जी बिल्कुल समानार्थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी। हाँ, तो मैं बता रहा था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिनके श्रुति सम जो समुच्चरित भिन्नार्थक भी कह सकते हैं, जो सुनने में तो क्या होते हैं, एक जैसे लगते हैं, बोलने में कैसे होते हैं, एक जैसे, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ उनके कैसे होते हैं, भिन्नार्थक। जैसे हम कहें भवन और भुवन, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ भवन का अर्थ क्या होगा, घर, और भुवन का अर्थ क्या होगा, लोक या संसार। तो वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे आपको क्या, अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हाँ क्या होगा, अनेकार्थी शब्द। जब एक ही शब्द के क्या होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से क्या होते हैं, अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अगर हमने कहा सारंग, तो सारंग का अर्थ क्या हो सकता है, मोर भी हो सकता है, सारंग का अर्थ सर्प भी हो सकता है, सारंग का बादल भी हो सकता है। जैसे हमने कहा वर्ण, तो वर्ण का रंग भी हो सकता है, वर्ण का अक्षर भी हो सकता है, वर्ण का वर्ण व्यवस्था भी हो सकती है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। ये भी हम आपको कराएंगे किसमें, अनेकार्थी शब्दों में। इसके बाद जो आजकल सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जा रही है वो क्या है, रचना और रचनाकार। हर परीक्षा में 3-3 4-4 क्या आ रही हैं, रचनाएं आ रही हैं। उर्वशी किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, रामायण किसकी रचना है, रामचरितमानस किसकी रचना है। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट कराएंगे आपको किसमें, रचना एवं रचनाकार में। जो महत्वपूर्ण रचना है जिन्हें आने की क्या होती है, संभावनाएं, वो सारी चीज कराएंगे रचना एवं रचनाकार में। इसके बाद आते हैं पत्र पत्रिकाएं और उसके संपादन। सभी टेट वाली एग्जाम में पूछा गया था तद्भव पत्रिका किसकी है, तो किसकी पत्रिका है, तद्भव अखिलेश की। किसकी है, अखिलेश की। तो ये ढेर सारे पत्र पत्रिकाएं हैं और उसके संपादक पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, संपादक पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो समझ में आ गया कि इस पत्र पत्रिकाएं और उनके क्या करने हैं, संपादक। इसके बाद बात करेंगे अगले टॉपिक पर, क्या, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। साथियों इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शब्द, ये अपठित का मतलब होता है जो आपने रेगुलर वे में पढ़े नहीं है, ये कहीं से भी उठा करके आपको अपठित गद्यांश या पद्यांश दिए जा सकते हैं। उससे संबंधित क्या पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं।
मेन चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न मुझे, इसमें एक प्रश्न बड़ा कॉमन सा होता है। कॉमन प्रश्न ये आता है कि इसका शीर्षक क्या है। इसकी एक बहुत अच्छी संक्षिप्त ट्रिक भी होती है, मैं समझाऊंगा आपको, बाकायदा एग्जाम्पल दे करके भी बताऊंगा जब इसकी डिटेल कराऊंगा। मेन चीज इसमें बात आती है कि इसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक छांटते समय आपको कुछ नहीं करता। शीर्षक 2-3 प्रकार के होते हैं, ए ग्रेड के, बी ग्रेड के और सी ग्रेड के। तो उसके लिए आपको मैं पूरा ट्रिक सहित पूरा समझाऊंगा कि इसका शीर्षक है ना बेहद सरल होता है, आप सीधा शीर्षक पर ही गिरेंगे। वो सारे एग्जाम्पल के साथ में आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा। ये टॉपिक आपके आते हैं किससे संबंधित, भाषा से संबंधित। तो इतने टॉपिक समझ में आए आपके। आगे टॉपिक करूंगा तो इससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी समझ में आ रही है सारी चीज तो सब क्या करें, लाइक जरूर ठोकें। क्या मारना है आपको, लाइक करना है। यदि आपको लग रहा है कि क्लास अच्छी हमारी समझ में आ रहा है, जी सतीश चंद्र उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, बिल्कुल सही। और आपको सारे वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा साथियों के पास भेजना है। आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो सब क्या करें, इसको लाइक करें और क्या करें, शेयर करें आप अपने साथियों में। जी हाँ बिल्कुल, लास्ट टॉपिक आपका काल कराएंगे खुशबू जी, बिल्कुल कराएंगे। उसको पहले भी शुरू कराए देते हैं और फिर भी इसको लास्ट में जरूर कराएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक टॉपिक और छूट रहा है, इस पर मेरी नजर नहीं गई थी। जो सबसे लास्ट टॉपिक है क्या आपका, हिंदी साहित्य। आज आपका, जी बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आप सबसे यही मुझे विश्वास है कि आप जरूर लाइक और शेयर करेंगे ये सारी चीज। जी बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल जी, नमस्कार। यहाँ लास्ट टॉपिक में बता रहा था आपको हिंदी साहित्य। यहाँ क्या होता है, साहित्य है क्या, पहले तो आप ये समझे साहित्य है क्या। ये साहित्य का जो संबंध होता है मूल रूप से सीधा हार्ट से होता है। भाषा का जो संबंध होता है, व्याकरण का जो संबंध होता है वो माइंड से टच करता है। लेकिन साहित्य का जो संबंध होता है, जी बहुत बहुत रीना जी धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सीख रहा हूं जी। जी लता जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं अभी आपके सारे कमेंट देखता हूं, सारे कमेंट पढ़ूंगा। मैं पहले आपको समझा था साहित्य। साहित्य क्या है, साहित्य का सीधा संबंध किससे होता है, हार्ट से होता है, दिल से होता है। चाहे ये गद्य के रूप में हो चाहे पद्य के रूप में हो। यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है, आखिर साहित्य की आवश्यकता क्या है। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है साथियों कि साहित्य की क्या आवश्यकता क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साहित्य हमें जीवन जीने की क्या सिखाता है, कला सिखाता है। चाहे जॉब दिलाए या ना दिलाए, चाहे इसका कोई और प्रयोग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग होता है साहित्य का जीवन में। क्या, ये हमें जीवन जीने की क्या सिखाता है, कला सिखाता है। हिंदी साहित्य अच्छे से कराना गुरु जी। बिल्कुल सतीश जी, एक एक पॉइंट कराऊंगा हिंदी साहित्य का, पूरा काल विभाजन से लेकर। जी बिल्कुल 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 नेहा जी, बिल्कुल डेली क्लास लेंगे जी, बिल्कुल डेली क्लास लेंगे। अरे अर्चना जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार जी। बिल्कुल हाँ, तो मैं बता रहा था हिंदी साहित्य। साहित्य का संबंध किससे होता है, हार्ट से। जैसे अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है, अगर किसी का कोई प्रिय व्यक्ति भी चला जाता है, तो सीधे सीधे उसको अगर साहित्य थोड़ा पढ़ेगा तो उसको क्या होगा, थोड़ा सा मार। जैसे अगर कोई पंक्तियां हमें याद आ गई, हम बेहद दुखी हैं, अगर कोई हमें साहित्य की पंक्ति याद आ गई और कोई प्रिय व्यक्ति हमारा चला गया और हमने कहा किसके रोके कौन रुका है यहाँ, किसके रोके कौन रुका है यहाँ, सब जाने को ही आए हैं सब जाएंगे। किसके रोके कौन रुका है यहाँ, सब जाने को ही आए हैं। अरे चलना ही तो जीवन की तैयारी है, चलना ही तो जीवन की तैयारी है। कुछ डोले सुबह गए, कुछ डोले शाम उठाएंगे। जब ऐसे मनोभाव किसी व्यक्ति के हृदय में साहित्य के आएंगे तो साथियों निश्चित रूप से उसको एक धैर्य धारण होगा, एक मन में एक सांत्वना मिलेगी कि नहीं मुझे भी एक दिन जाना है। हो सकता है कोई आगे चला जाए, कोई पीछा चला जाए। ऐसे विचार किससे पैदा होते हैं, साहित्य से पैदा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य तो आत्मा का क्या है, भोजन है। साहित्य क्या है, आत्मा का भोजन है। जी अखिलेश जी की पत्रिका थी जी, नेहा जी अखिलेश जी की पत्रिका आई थी। हाँ तद्भव पत्रिका थी, किसकी थी, अखिलेश जी की थी जी। इल्मा जी बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद इल्मा जी। हाँ
तो मैं बता रहा था कि साहित्य का, आप एक सीधी सी एक बात बता दो, लोग ये कहते हैं कि नहीं साहित्य का संबंध नहीं, मैं कहता हूं साहित्य तो आत्मा का भोजन। आप में बता दो कोई साहित्यिक चीज बाहर बज रही, कोई गीत कहीं बज रहा हो, शायद आपने देखा होगा जैसे विदाई का कोई गीत है कहीं बज रहा हो, हमारी विदाई ना हो रही हो, फिर भी आप देखना थोड़ी समय बाद जैसे ही आप सुनेंगे उसको तो थोड़ी देर बाद आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, नम हो जाएंगी। भले ही आपकी विदाई नहीं हो रही है, आपके पड़ोसी की विदाई नहीं हो रही, लेकिन जो भावनात्मकता होती है उसका सीधा संबंध किससे जुड़ जाता है, हार्ट से जुड़ जाता है। या आप कोई किसी भी रस की कविता को सुने, आपने पवार जी को सुना होगा, सुनते सुनते एकदम क्या हो जाता है, उत्साह उत्पन्न हो जाता है। वो उसका मूल कारण यही होता है कि उसका सीधा संबंध किससे जुड़ जाता है, हार्ट से जुड़ जाता है। तो आत्मा का भोजन होता है साहित्य, और ये हमें जीवन जीने की क्या सिखाता है, कला सिखाता है। साथियों, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, साहित्य का विकास कैसे हुआ, साहित्य की काल परंपरा क्या है, भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है, आधुनिक काल क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इनकी खूबियां क्या है, इसमें साहित्य की रचना कैसे हुई, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक कवि को बताऊंगा आपको, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के सारे कवियों का विश्लेषण करूंगा, ताकि आपको किसी परीक्षा में क्या ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी हो, इसके बाद आप कोई सी भी एग्जाम दे सकते हैं। उसमें काव्य शास्त्र भी आपको बताऊंगा, भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्या है, ये सारी चीजें मैं इंक्लूड करूंगा किसमें, हिंदी साहित्य में। तो बात समझ में, ये सारे टॉपिक थे जो आपको क्लियर कराने थे मुझे आज पहली क्लास में। तो आप समझ गए आपको कहां से पढ़ना है, भाषा से, भाषा के विविध रूप, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का विकास क्रम, उपभाषा, बोलियां, लिपि, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, लिंग, वर्ण, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको पढ़नी है। हाँ, इतने सारे टॉपिकों के बाद कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं। जी बिल्कुल अर्चना जी, हमेशा आशीर्वाद है, प्रभु कृपा से आप सभी खुश रहे, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से सब खुश रहे, प्रसन्न रहे। ये आपका इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रविशेषण, क्रिया, वाक्य, वाच्य, अलंकार, छंद, रस, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक, अनेकार्थी शब्द, रचना, पदपत्रिका, अपठित, गद्यांश, पद्यांश, हिंदी साहित्य। लेकिन साथियों, अगर इसके बाद भी अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि कोई ऐसा चीज है जो छूट रही है, जैसे अभी कह रही थी, हाँ जी बिल्कुल कह रही थी इसमें काल नहीं समझाए, जी बिल्कुल काल भी समझाएंगे, कोई पॉइंट होंगे, मौखिक रूप से मैं समझा रहा हूं आपको, हो सकता है एक आध और कोई पॉइंट हो तो निश्चित रूप से हम वो आपको क्या करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। बस बशर्ते आप रेगुलरिटी बनाए रखें, आपकी क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैं भी रेगुलर रहूंगा, आपसे भी कोशिश करूंगा, अगर वायदे में कभी छुट्टी भी करता हूं तो मैं पहले आपको सूचित करवा दूंगा, ठीक। तो ये सारे साथी मेरे जुड़े रहेंगे, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपकी एक बार समझ में आ गई होंगी। अब मैं कल से पॉइंट टू पॉइंट इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं, आने की क्या है संभावना, एक एक पॉइंट आपका कल से क्लियर करूंगा। और अब सभी साथियों से मैं विदा लेता हूं और मैं चलूंगा, आप सबके एक बार कमेंट देख लूं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा उत्साह क्या है, निश्चित रूप से बढ़ता रहे। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, सीलिन जी बिल्कुल, लता जी स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा बताइए मुझे आपको क्लास ये कैसी लगी, सभी बच्चे बताएंगे क्लास कैसी लगी, समझ में आ रहा है, अगर कोई कमी भी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो इसमें कोई भी चीज छिपी हुई होनी नहीं चाहिए, एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। साथियों, अगर कहीं कोई भी चीज हो तो आप हमें जरूर बताएं। जी बिल्कुल, क्यों कल की छुट्टी है सर, बच्चे पूछ रहे हैं, इसकी तो छुट्टी नहीं ऑनलाइन की। जी अभी ऑनलाइन क्लास की खुशबू कोई छुट्टी नहीं है ऑनलाइन क्लास की, जी बिल्कुल, अगर होगी तो हम बता देंगे आपको, ठीक। हाँ, आपके पास सूचनाएं पहुंच जाएंगी, लिंक पहुंच जाएगा, और जहां तक मुझे अभी शायद कोई छुट्टी नहीं, अगर होगी तो आपका मैसेज पहुंच जाएगा। आप जहाँ क्लासेस फिरोजाबाद पर जाकर के क्या है देख सकते हैं कि क्लास होगी या नहीं होगी। वैसे रेगुलर क्लास लेने की कोशिश करूंगा। जी टेलीग्राम जो चैनल है उसको बॉक्स में जाकर के क्या कर ले, ज्वाइन कर लें उसको, ठीक।
जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छे सतीश जी, बहुत अच्छे जी। मेरी पहली क्लास है जी। जी प्रथम सिंह जी, मेरी पहली क्लास है, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छी लगी जी। सुनील जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। सोनल बघेल जी बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से अगर आपका प्यार मिलता रहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज मेरी फर्स्ट क्लास थी ये, मैं कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आया, लेकिन आप सबका प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से नई नई चीजें लेकर आता रहूंगा आपके बीच में। और आप सबको आज से ही महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को, आपको शुभ चिंतकों को और मित्रों को मेरी तरफ से, झा क्लासेस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, और तब तक के लिए नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे जी। लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, धन्यवाद जी, बहुत बहुत।